नमस्कार दोस्तों, बीते 3 दिनों से पटना में हूँ। अलग अलग इलाकों में, अलग अलग शहरों में, देहातों में, गाँव में घूमने समझने की कोशिश करूँगा। जो कुछ देखूँगा समझूँगा आप तक भी पहुँचाता रहूँगा। लेकिन आज शुरुआत पटना से छपने वाले अखबारों के साथ। किस अखबार में क्या छपा क्या छिपा, तो ज़्यादा बात मैं छपे की करता हूँ। छिपा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भाषणों, बयानों, रैलियों में सब कुछ छिपा छिपा है और बाकी सब छपा छपा है। तो छपा क्या है? किसी भी अखबार को उठाएंगे तो ऐसा लगेगा कि बिहार में वादों की बरसात हो रही है। जो नेता, जो दल, शायद हर सीट पर जिसकी जमानत जब्त हो जाए, वो भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। जिस पार्टी की शायद सिंगल डिजिट से आगे बढ़ना मुश्किल हो, वो भी सरकार बनाने, मुख्यमंत्री बनने के सपने के साथ जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बेच रहे हैं। तो इन सब के बीच बड़ी पार्टियां हैं। एक गठबंधन जो सरकार में है, एक गठबंधन जो सरकार में आने को बेताब है। उनके वादों की फहरिस्त अगर देखेंगे तो वो अलग कहानी है। इन कहानियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की बिहार के चुनाव में एंट्री होने वाली है। उस एंट्री के बारे में आज के अखबारों में विज्ञापन छपा है और उससे आपको अंदाजा लगेगा कि अब जब प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां होगी, योगी पहले आ चुके हैं, तो क्या कुछ कहने वाले हैं। क्योंकि सबकी नज़र प्रधानमंत्री मोदी के कल के भाषण पर होगी, उनके कल के ऐलान पर होगी। आप सबको याद होगा कि 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे बिहार में, तब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे। नीतीश को हराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार न सिर्फ नीतीश पर हमले किए थे, बल्कि एक चर्चित उनका भाषण है, जिस भाषण में उन्होंने बिहार को पैकेज देने का ऐलान किया था। और मैं कहता हूं बोली के अंदाज में, 60,000 करोड़ करूं कि 70,000, 70,000 करोड़ दूं कि 80,000, 80,000 करोड़ दूं कि 90,000। और मैंने कल भी कहा वो बोली 1.25 लाख करोड़ तक पहुंची थी। वो बोली और प्रधानमंत्री का वो ऐलान आरा में हुआ था, और आरा का क्या हाल है कल के एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया। तो आज के अखबारों में प्रधानमंत्री मोदी का विज्ञापन है। बाकी चीज़ों पर आने से पहले, बिहार के जनता के रउआ पर पूरा भरोसा बा, सासाराम और गया में मोदी जी राउर स्वागत बा। ये मोदी जी के स्वागत का बीजेपी की तरफ से ये अखबारों में, कई अखबारों में विज्ञापन है, पहले पन्ने पर ये छपा हुआ है। और कल 2 पब्लिक मीटिंग सासाराम और गया में है। खास बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ नीतीश कुमार के लिए वोट मांगने आ रहे हैं। नीतीश कुमार मतलब एनडीए, लेकिन हाँ, उनका चेहरा नीतीश कुमार है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जो विज्ञापन है, इसमें नीतीश कुमार नहीं है। ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का विज्ञापन है, तो बीजेपी के शीर्ष नेता, शीर्ष पुरुष, स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री वो हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या इसमें नीतीश का विज्ञापन होना चाहिए? मोदी यहाँ क्या, किसके लिए वोट मांग रहे हैं? गठबंधन के लिए, एनडीए के लिए? और एनडीए के लिए मांग रहे हैं, एनडीए का चेहरा नीतीश है। लेकिन हाँ, ये मोदी के आकर्षण को भुनाने की एक कवायद है जिसमें नीतीश नहीं है। अब मोदी क्या बोलेंगे कल देखते हैं। लेकिन आज के अखबारों में जो वादों की लिस्ट छपी है, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, एलजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। उस मैनिफेस्टो में क्या है थोड़ा आगे बता दूंगा। और आरजेडी ने पहले ही अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया, प्रण हमारा। और इन सब मैनिफेस्टो के बीच छोटी छोटी पार्टियां हैं। पप्पू यादव हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार खुद हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार को हम 3 साल में एशिया और दुनिया का नंबर 1 बनाएंगे। तो इन सारे वादों को अगर देखेंगे, और इन सब के बीच एक कोरोना का डर, वो भी एक बहुत, रैलियों में जो भीड़ है, जिस ढंग से रैलियों में लोग एक दूसरे पर टूटे पड़े हैं, उसमें एक बड़ी चिंता अचानक कोरोना की दिख रही है। वो सब भी बात करने से पहले, वादों की ये फहरिस्त, ये लिस्ट और ये हसीन सपने दिखाने के जो सुर्खियां हैं, इसको पढ़कर, नेताओं की रैलियों के छोटे छोटे टुकड़े वीडियो देखकर प्रतिघात फिल्म का एक गाना याद आता है, और बहुत चर्चित गाना है। मेरे जहन में चुनावी मौसम में याद आता है। हालांकि मैं सुर में गा नहीं सकता, मुझे गाना बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं। वो गर्दभ राग होता है ना, उससे भी बुरा हो सकता है। लेकिन वो गाने का बोल बहुत मायने रखता है, और वो बोल चुनाव में नेता जिस ढंग से वोट मांगते हैं उन पर बिल्कुल सटीक और मुफीद बैठता है। शायद उसकी लाइन है, हमरे बलमा बेईमान पटियाने आए हैं, हमें पटियाने आए हैं, वोट हथियाने आए हैं, लक्ष्मी करेगी बेड़ा पार ये समझाने आए। अब इसकी ये लाइन कितनी अहम है
हमें पटियाने आए हैं, हमें पटियाने आए हैं, वोट हथियाने आए हैं, लक्ष्मी करेगी बेड़ा पार ये समझाने आए। यहाँ लक्ष्मी को छोड़ दीजिए, आप सरकार के वादों को आप इसमें फिट करिए, लेकिन पटियाना शब्द बहुत अहम है और बिहार के लोग जानते हैं। पता नहीं है बिहार के बाहर के कितने लोग पटियाने का मतलब जानते हैं कि नहीं। पटियाना मतलब फुसलाना, पटियाना मतलब ल्योर करना, पटियाना मतलब अपने पक्ष में लाने के लिए आपको कुछ भी लॉलीपॉप दिखाना। तो ये पटियाने की जो शुरुआत चुनाव के ऐलान के साथ हुई, अब वो चरम की तरफ है। और अब प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं पटियाने के लिए, क्योंकि उस पटियाने में वो क्या बोलेंगे 2015 का मैंने जिक्र किया। अब कल की रैली, आगे रैली, उसमें क्या बोलते हैं, सबकी नज़र इस पर है। और इस बीच 1.25 लाख करोड़ जो 5 साल पहले दिया, उसके हिसाब किताब पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के नेताओं ने पूछा 1.25 लाख करोड़ में क्या हुआ। सुशील मोदी ने एक लिस्ट दी, विपक्ष के नेताओं ने लिस्ट दी कि ये काम नहीं हुआ, इसमें सिर्फ 5,000 करोड़ खर्च हुए या 10,000 करोड़ खर्च हुए, वो एक कहानी है। अब इन सब के बीच जो कल भी कहा कि सबसे बड़ा गेम चेंजर, सबसे बड़ा कैंपेन की धुरी तेजस्वी यादव की तरफ से 10 लाख नौकरियों के ऐलान के इर्द गिर्द हो गई है। और ये विपक्ष के तौर पर देखें तो बड़ी कामयाबी होती है कि विपक्ष की तरफ से कोई ऐसा मुद्दा आए जिस मुद्दे के इर्द गिर्द सत्ता पक्ष को घूमना पड़े, जवाब देना पड़े, डिफेंसिव होना पड़े और बचाव के तर्क और बचाव की दलीलें गढ़नी पड़े। वही हो रहा है। 2 दिन पहले भी, कल भी मैंने आपको बताया, आज के अखबारों में भी अगर देखेंगे तो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि वही मुद्दा है जिसका जवाब हर जगह देना पड़ रहा है कि ये कैसे नौकरियां देंगे। सवाल भी पूछे जा रहे हैं, तो जैसे आज के अखबारों में है, और ये भी हिसाब भी पूछा जा रहा है कि इतनी बड़ी बात कह दी तो 10 लाख नौकरी दोगे कैसे। बिहार का अगर बजट 2,10,000 करोड़ का करीब है, उसमें कहाँ से 10 लाख नौकरियां आएगी। इन सवालों के इर्द गिर्द बीजेपी के तमाम नेताओं के भाषण हैं, चाहे योगी लखनऊ से आ रहे हैं तो, चाहे जेपी नड्डा दिल्ली से आए तो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान आए, चाहे राजनाथ सिंह आए, जो भी बाहर से आ रहे हैं वो सोच के आ रहे हैं कि 10 लाख वाले का ही जवाब देना है। नीतीश कुमार तो हर रैली में कह ही रहे हैं, कल भी मैंने आपको बताया था। तो अब आज क्या है अखबारों में कि नीतीश की तरफ से जैसे कल पूछा गया, अखबार का जब ये मैं बताता हूं तो इससे आप समझें कि अलग अलग रैलियों में क्या बोल रहे हैं। इससे बिहार की रणभूमि में नेताओं के दावे का आपको एहसास होगा। अब बाकी मैं बाहर क्या देखूंगा वो वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे सुशील मोदी ने कल एक डेटा जारी किया जिसमें कि 10 लाख नौकरियों के लिए विपक्ष कहां से लाएगा, 58,000 करोड़ प्रभावित होगी अन्य योजनाएं। और उन्होंने पूरे खर्चे का हिसाब दे दिया है कि अगर 10 लाख नौकरी आप देते हैं तो सरकारी खजाने पर यह का जो बोझ पड़ेगा, इसके अलावा पूर्व से पहले से जो लोग 12 लाख से ज़्यादा कर्मियों के वेतन मद में लगभग 52,000 करोड़ खर्च होता है, दोनों को जोड़े तो लगभग 1,11,000 करोड़ होता है, जबकि बिहार का बजट, कुल बजट 2,11,000 करोड़ का है। तो ये एक सवाल है और यह सवाल वाजिब सवाल है कि तेजस्वी ने कह तो दिया है, लेकिन ये होगा कैसे किसी को समझ में नहीं आ रहा। एक दलील ये है कि 4 से 4.5 लाख रिक्तियां हैं, वैकेंसी है, उनको भरेंगे, लेकिन वो वैकेंसी भी इसलिए है कि सरकार के खजाने में पैसे नहीं है। तो ये फंड कहां से आएगा, इसका जवाब तेजस्वी की तरफ से नहीं आता है। विपक्ष पर सरकार के सारे नेता या एनडीए के सारे नेता हमलावर हैं। अब ये हर अखबार में, जैसे मैंने कहा, सुशील मोदी ने एक डेटा दे दिया है कि इन पदों पर बहाली में देनी होगी इतनी सैलरी, कि अगर 1.25 लाख चिकित्सक होंगे तो इसको इतनी सैलरी देनी पड़ेगी, स्कूली शिक्षक होंगे इनको इतनी सैलरी 15,000 करोड़, 50,000 कॉलेज शिक्षक होंगे उन्हें 4,800 करोड़, पुलिस वाले 95,000 होंगे तो 3,600 करोड़। तो ये करके पूरा एक हिसाब किताब बनाया गया है कि ये सब इतने पैसे सरकार के खजाने पर बोझ पड़ेंगे और ये नामुमकिन सी चीज़ है। इसलिए आपको तेजस्वी यादव एक ऐसा झुंझुना, एक ऐसा लॉलीपॉप दिखा रहे हैं जो लॉलीपॉप आप खा नहीं पाएंगे या वो झुंझुना आप बजा नहीं पाएंगे, जो भी समझिए। तो उसका जवाब तेजस्वी की तरफ से भी है, दिया जा रहा है। लेकिन अब ये सरकार किसकी बनती है, किसको क्या करना पड़ता, आगे की बात है। एक छोटा सा मैंने देखा, कल भी मैंने जिक्र किया, मनोज झा की तरफ से जवाब आया, बांध कुतर चुके चूहे के पेट से निकालेंगे पैसा। अब ये जुमला है, ये जुमला है, इस जुमले में तर्क नहीं है, इस जुमले में
10 लाख नौकरियां जो देंगे उसके लिए अगर 50,000 करोड़ की ज़रूरत है, वो कहाँ से आएगा वो नहीं है। लेकिन हाँ, उस जुमलेबाजी में वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार खर्च नहीं होने की स्थिति में जो पैसा केंद्र को वापस करती है उसे हम नहीं लौटाएंगे, उसका उपयोग रोजगार में करेंगे, सृजन घोटाला की पाई पाई राशि रिकवर करके रोजगार पर खर्च करेंगे, बांध कुतर चुके चूहे के पेट से पैसा निकालेंगे और रोजगार लाएंगे। तो मैंने कहा ये जुमला है, इससे कोई आपको उत्तर नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है तेजस्वी की टीम को उत्तर देना चाहिए, लेकिन वो भी जानते हैं कि ये इसका उत्तर नहीं है, ये आसान नहीं है। क्या उत्तर देंगे, कहाँ से लाएंगे पैसा? तो इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि जब होगा, जब सरकार बनेगी तो देखा जाएगा, तब तय करेंगे। क्योंकि जब सरकार बनने के पहले ये सब कहना है, बनने के बाद फिर देखेंगे। एक पहली कैबिनेट में भी करते हैं तो कितने पद पर कैसे, कितने दिन, उसका रोल आउट क्या होता है। तो लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मुद्दा इस चुनाव का सबसे बड़ा 10 लाख की नौकरियों वाला हो गया है, और वो मुद्दा तेजस्वी ने सेट कर दिया है। तो नीतीश कुमार की सरकार के 15 साल, बीजेपी और नीतीश कुमार की साझा सरकार के करीब 11 साढ़े 11 साल, और उस सरकार की नीतियां दर्जन भर हो सकती हैं, चाहे लड़कियों के लिए, स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, पेंशन से लेकर सड़क, बिजली, तमाम तरह के दावे, योजनाएं, वो सब सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, नीतीश कुमार के भाषणों में है। लेकिन लोगों के दिमाग में, जहन में, फील्ड में, गांव में, देहात में, युवाओं में ये मुद्दा घुसा है। अब वो मुद्दा सवालों के साथ है, और उन सवालों को ही बड़ा करने की कोशिश सत्ताधारी दल के नेता कर रहे हैं, और उन सवालों के जवाब से फिलहाल तेजस्वी की तरफ से वैसा कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं आ रहा। अब अखबारों में वही है, घोटालों के रुपए से वसूल कर करेंगे नौकरी का इंतजाम, जो तेजस्वी की तरफ से कहा जा रहा है। नड्डा का तंज नौकरी देने की बात कहता है, सुनकर हंसी आती है। नौकरी देने का काम तो मोदी और नीतीश कुमार ने किया है। अब ये नड्डा जी कह तो गए, लेकिन मोदी जी ने नौकरी देने का काम कितना किया है, नौकरियां गई कितनी हैं, नौकरी देने के कितने बड़े वादे मोदी जी ने चुनाव के पहले किए थे, उन वादों के अमल का क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरियां साल में, 1 करोड़ नौकरियां साल में, जो भी तमाम तरह की बातें, और उसके बाद पकौड़ा रोजगार योजना से लेकर और बाकी चीज़ें आप अलग अलग समय पर नेताओं के भाषण, प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू से लेकर आगे देख चुके होंगे। और नौकरियां देश में कितनी गई, लॉकडाउन में ही 2 करोड़ वेतन भोगी लोगों की नौकरियां गई। लेकिन वो मानते हैं कि अगर अलादीन का चिराग है तो सिर्फ मोदी जी के पास है। ये अलग बात है, कुछ चिराग घिसकर नौकरी नहीं निकाल पा रहे हैं, और बेरोजगारी के आंकड़े बार बार जरूर निकल रहे हैं। तो ये है। और उसके बाद योगी जी की भी एंट्री हुई है। योगी जी ने भी 10 लाख युवाओं के रोजगार की बात की है। एक दिलचस्प चीज़ ये है कि जब योगी की बात करें तो ये मुमकिन नहीं है कि वो कश्मीर और बाकी चीज़ ना हो। तो योगी आदित्यनाथ का भाषण का एक अंश कहीं मैं पढ़ रहा था। अब सोचिए जरा कि बिहार के चुनाव में क्या मतलब है कि कश्मीर में क्या किया, लेकिन योगी कहीं भाषण दें, हो सकता है कल मोदी भी ये बोले। बीजेपी के नेता इस जुगत और कोशिश में हैं कि बस यहाँ पाकिस्तान, मुसलमान, कश्मीर की एंट्री हो जाए। पिछले चुनाव में ये देख चुके होंगे आप, जब तीसरे दौर के चुनाव खत्म होने के बाद अमित शाह का चर्चित भाषण था जिसमें कहा था कि अगर ये जीत गए, वो जीत गए, मतलब आरजेडी और जेडीयू गठबंधन, तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। और उनमें से एक पार्टनर जिनके जीतने पर पाकिस्तान में पटाखे फूटते, वो आज अमित शाह की पार्टी के साथ है, वो नीतीश कुमार की पार्टी। तो आज एक अखबार में देखा मैंने, सहारा में पहले पन्ने पर छपा है, कश्मीर में संपत्ति खरीदने का नमो ने दिया लाइसेंस। और योगी जी के भाषण में कश्मीर का, अब कश्मीर में संपत्ति खरीदने का नमो ने लाइसेंस दिया, तो बिहार का गरीब, बिहार का बेरोजगार, बिहार के गांव में रहने वाले लोग, बिहार में अपनी 2 जून की रोटी की जुगाड़ में उम्मीद से सरकार की तरफ से देखते लोग, सरकार की तरफ देखते लोग, ये जाएंगे कश्मीर में ज़मीन खरीदने। तो बिहार में बिहार की बात बताइए ना, क्या करेंगे? लेकिन ये कहाँ जाना चाह रहे हैं आप समझते हैं, समझदार को इशारा काफ़ी। इसी में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कहा है कि 370 खत्म कर दिया, कोई भी भारतवासी वहाँ जाकर बस सकता है, कोई भी भारतवासी, मतलब बिहार से जाइए, अब कश्मीर बसिए, यहाँ आपको कुछ मिले चाहे ना मिले। वहाँ मोदी जी ने कट्ठे कट्ठे ज़मीन का इंतजाम सबके लिए किया है। यहाँ से खुसरूपुर, नालंदा, राजगीर, मुजफ्फरपुर, बाढ़, बख्तियारपुर, आरा, यहाँ के लोगों समझ लो आप। आरा मैं कल देख कर आया हूँ, क्या बुरा हाल है उस शहर का, जहाँ प्रधानमंत्री ने 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का जिस शहर से ऐलान किया था। तस्वीरें मेरे वीडियो में आप देखिएगा, क्या दुर्गति है उस शहर की।
जिस शहर के सांसद बीजेपी के हैं आर.के. सिंह, 2 बार जीते, केंद्र में मंत्री हैं, 4 बार उसके पहले बीजेपी के विधायक रहे हैं, वही जो 4 बार विधायक रहे, पिछली बार हारे, इस बार फिर चुनाव मैदान में है, अमरेंद्र प्रताप सिंह। और उस शहर की दुर्गति कह नहीं सकता, तस्वीरें बयां करेगी। आप मेरे वीडियो में देखिएगा, कल ही मैंने आरा का एक वीडियो डाला है। तो यहाँ के लोग यहाँ की बात बताइए, जो नहीं हुआ उसका हिसाब दीजिए, जो करेंगे वो बता दीजिए। जो करेंगे, हालांकि बताया बहुत कुछ जा रहा है। आप कश्मीर में ज़मीन की बात कर रहे हैं योगी जी, अब यहाँ आना है, अभी इशारे आ चुके हैं, अब कहाँ आना है? चुनाव पहले दौर के होने में अभी 6 दिन बाकी है, धीरे धीरे उस दिशा में जाने वाले हैं। और योगी जी जहाँ जाते हैं, शमशान कब्रिस्तान यूपी में आप उनके भाषणों में देख चुके हैं। तो अब यहाँ इंतजार करिए कि ये कहाँ जाने वाले हैं। अभी उसी भाषण में योगी जी ने कहा है कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की तारीफ करने में लगे हैं, ऐसे नेताओं से क्या देश की हित की कल्पना की जा सकती है? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी जानते हैं, भारत के खिलाफ अगर कुछ भी बोलेंगे तो भारत की सेना घुसकर मारेगी। अब ये देखिए योगी, ये यहाँ पे पाकिस्तान सेना घुसकर मारेंगे, कश्मीर में जाकर ज़मीन ले लीजिए, तो ये क्या कहें? इसको तो हम लॉलीपॉप भी नहीं कह सकते। लॉलीपॉप में एक बार भ्रम भी हो सकता है, लॉलीपॉप खा भी सकते हैं, लॉलीपॉप दिखा भी सकते हैं, ये पता नहीं क्या दिखा रहे हैं। तो ये भाषण है, और इसमें ज़्यादातर आखिर में फिर 10 लाख वाला कि 10 लाख रोजगार कहाँ से देंगे, और उनके लिए देश हित कैसे सर्वोपरि है मोदी जी के लिए, और राम के मंदिर का निर्माण का भी जिक्र है। जाहिर है मंदिर निर्माण एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए है। अभी यहाँ पूरी तरह से मंदिर निर्माण आया नहीं है। मैं एक बात फिर कहूँगा, तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियों का मुद्दा छेड़कर बहुत सारे मुद्दे को बैक बर्नर पर किनारे में डालने में कामयाबी हासिल की है। यही वजह है कि हाँ, मंदिर और ये सारी चीज़ें अभी नहीं चलने वाली है। यही वजह है कि बीजेपी के सारे नेताओं को, केंद्रीय नेताओं को, हो सकता है मोदी भी कल बोले, 10 लाख की नौकरियों पर आना पड़ रहा है। सवालों के साथ आए चाहे जैसे आए। कांग्रेस का कल मैनिफेस्टो जारी हुआ था, वो भी अखबारों में आज उस मैनिफेस्टो का जिक्र है। राज बब्बर भी उसमें थे और बीजेपी कांग्रेस के बाकी नेता सुरजेवाला और शक्ति सिंह गोहिल। अब दिलचस्प बात यह है कि जब झुनझुना ही दिखाना है, जब लॉलीपॉप ही दिखाना है, तो जितनी मर्जी दिखा लो। तो कांग्रेस की तरफ से एक और अतिरिक्त चीज़ कही गई है, पैकेज, क्योंकि 10 लाख की बात तो तेजस्वी कह चुके हैं, तो कांग्रेस ने यह भी कह दिया कि 10 लाख को तो नौकरी दे देंगे, और जो बच जाएंगे बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। सोचिए जरा, अब इसके लिए खजाने पर जो इतना बोझ आएगा, उसके लिए सूटकेस में भर भर के नोट शक्ति सिंह गोहिल लाएंगे, राज बब्बर लाएंगे और सुरजेवाला लाएंगे। बिहार सरकार के खजाने में 50,000, 30,000, 20,000 करोड़ देंगे या क्या करेंगे गॉड नोज। लेकिन फिलहाल वादों का मौसम है, वादों की बरसात है। उस वादों के बरसात में डुबकी लगाइए, नहाइए, मजे लीजिए, आनंद लीजिए, और उसके बाद दिमाग का इस्तेमाल करिए। अपने हिसाब से सोचिए जो नेता कह रहे हैं उनके कहने और उनके करने में क्या फ़र्क हो सकता है। लेकिन चुनाव के मौसम में अभी कोई किसी से पीछे नहीं हटना चाहता। तो ये है। उसके बाद दोस्तों एक बड़ी खबर है कोरोना को लेकर। हालांकि मैं भी कहूँगा कि मुझ पर भी कुछ लोगों ने कहा कि आपने लापरवाही बरती जब आप रैलियों में गए थे, और भीड़ में इतनी भीड़ थी कि कुछ लोगों से बातचीत में हो सकता है जो एक डिस्टेंस रखना चाहिए, मैं भी नहीं रख पाया। कल से मैंने मास्क लगाया, लेकिन हाँ, थोड़ी लापरवाही मैंने भी की, कोशिश करूँगा कम करूँ। लेकिन मुद्दा वो है कि रैलियों में जिस ढंग से भीड़ हो रही है, बिहार की रैलियों की भीड़, खासतौर से तेजस्वी यादव की रैलियों की भीड़ के कुछ वीडियो 3 दिन से वायरल हुए, और उस भीड़ को देखकर लगेगा लोग टूटे पड़े हैं। उस भीड़ को देखकर आपको लगेगा नहीं कि देश में कोरोना का दौर है, कोरोना से मरने वालों की तादाद लाख पार कर चुकी है, कोरोना का खौफ, कोरोना का शिकंजा अभी फैल रहा है, वैक्सीन आई नहीं है, इलाज है नहीं, और उसके बाद लोग टूटे पड़ रहे हैं। और जो जिस ढंग से रैलियों में लोग टूट रहे हैं, और वहाँ अगर आप देखेंगे, मैंने देखा पालीगंज की रैली में, तेजस्वी यादव की रैली थी परसों, हर रैली में, चाहे नीतीश कुमार की हो, चाहे जिसकी हो, कल मोदी जी की होने वाली है, रैलियों में आने वाले लोग 90%, 95% हो सकता है उससे ज़्यादा, कहीं कोई भी न सैनिटाइजेशन है, न मास्क है, कुछ भी नहीं है। जो भी कोरोना का प्रोटोकॉल है उसकी धज्जियाँ उड़ाकर लोग वहाँ जुटते हैं। तो भास्कर ने लीड छापा है
लगातार चुनावी रैली कर रहे शाहनवाज रूडी को कोरोना, मंगल पांडे सुशील मोदी बीमार। मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, सुशील मोदी डिप्टी सीएम हैं और शाहनवाज को दिल्ली में ही कोरोना हुआ। आने वाले थे पीएम की रैली के लिए, नहीं आ पा रहे हैं। रूडी जो राजीव प्रताप रूडी स्टार प्रचारक में अभी दूसरी लिस्ट में उनका नाम शामिल हुआ, उनको भी कोरोना हुआ है। शाहनवाज हुसैन दिल्ली में ही क्वारंटीन हो गए और उसके बाद कई और नेताओं की खबरें हैं। और ये चिंता भास्कर ने अच्छी हेडलाइन के साथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक ऑर्डर था, उस ऑर्डर का हवाला देकर भास्कर ने छापा है, जिसमें आगे ऊपर बॉक्स है, उम्मीदवार को चुनाव प्रचार का अधिकार है तो लोगों को जीने और स्वस्थ रहने का हक है। उम्मीदवार के अधिकार से बड़ा लोगों के स्वस्थ रहने का अधिकार है। एमपी हाईकोर्ट का एक आदेश है, उस आदेश को कोट करते हुए लिखा है। और उसमें सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग ने जो कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे और बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसमें लापरवाही क्या क्या है उसका जिक्र है, जिसमें था कि मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था तो हो ही, मैदान में कम से कम 6 फीट की दूरी पर लोग खड़े हों। दरअसल 6 इंच की दूरी पर भी नहीं है, मैं कहूँगा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर भी नहीं है। तो कहाँ चुनाव आयोग का निर्देश 6 फीट पर और कहाँ 6 सेंटीमीटर भी नहीं है। एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे हैं, एक दूसरे पर टूटे पड़े। तो चुनाव आयोग के निर्देशों की धज्जियाँ तो उड़ रही हैं, कोरोना के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन अब सवाल उठता है इसका उपाय भी क्या है। अगर चुनाव हो रहा है, रैलियां हो रही है, कहने की बात है, कागज पर आप ये आदेश दे दें कि 6 फीट की दूरी रहे, लेकिन जिस मैदान में लोग 1000, 10,000, 20,000, 15,000, 50,000 जितने भी लोग हो, जब इतने लोग टूट पड़ रहे हैं रैली में, और ये जब इस तरह की वर्चुअल रैली से फिजिकल रैली की परमिशन दे दी गई, तो इस बैरियर को टूटा समझिए। हाँ, अब सवाल उठता है लोगों का कि वो मास्क लगाएं, सैनिटाइज करने की कोशिश करें। ये कर सकते हैं, ये किया जाना चाहिए। और ये सच है कि कोरोना अगर फैलने लगा और इस तरह से अगर भीड़ जुटती रही, क्योंकि अभी फाइनल अंतिम चुनाव में 2 सप्ताह बाकी है, तो हो सकता है इसका बहुत बुरा असर हो। और उसके लिए हम सब की जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि कोशिश करें कि कम से कम अपने को सुरक्षित रखें। अपने को सुरक्षित रखेंगे, आपका बगल वाला सुरक्षित होगा। इसी भावना के साथ भास्कर ने खबर छापी है। इस चुनाव में कोरोना को नहीं चुने, बिहार में नज़ीर बन सकता है एमपी हाईकोर्ट का आदेश, तो ये खबर है। इसके अलावा एक भास्कर में ही खबर है जो कल भी, जिसका एक हिस्सा मैंने बताया था, प्रमुख दलों के 54% प्रत्याशी दागी हैं, इनमें अधिकतर पर गंभीर आपराधिक मामले हैं, राजद में सबसे अधिक 37 हैं। तो एक लिस्ट छापी है एडीआर के हवाले से, जिसमें किस पार्टी में कितने दागी हैं। एक लिस्ट, ये मैं ग्राफिक्स लगा रहा हूँ। राजद में 56 दागी हैं, जाप जो पप्पू यादव का गठबंधन है उसमें 39 हैं, लोजपा में 52 हैं, भाजपा में 47 हैं, आरएलएसपी में 34 हैं। ये इसमें कितने दागी हैं फीसदी के हिसाब से छापा हुआ है। जदयू के एक प्रत्याशी पर 13 तो दूसरे पर 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। और उसमें दागियों के मामले में, मतलब दाग के मामले में सुपरस्टार कौन है, उसके हिसाब से कैटेगरी भी भास्कर ने छापा है, वो भी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ग्राफिक्स। रीतलाल यादव, बोगो सिंह, मेरे जिले के हैं, बेगूसराय के बोगो सिंह, अजय कुमार, अमरेंद्र कुमार पांडे जदयू के हैं, कुचाईकोट के गोरेलाल राय, अनिरुद्ध कुमार, दीपक कुमार, ये सब नाम छापे हैं कि ये सब दागी हैं और दागियों को टिकट देने में कोई पीछे नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि बिहार के चुनाव में ये दागी, ये बाहुबली, ये माफिया, ये डॉन, ये रंगबाज, ये जीतते हैं, जेल में रहकर भी जीतते हैं, सलाखों के पीछे से भी जीतते हैं। जैसे अनंत सिंह जेल में है, चुनाव मैदान में आरजेडी के टिकट पर मोकामा से हैं, उनकी पत्नी चुनाव प्रचार कर रही है, सुना बहुत सारे बाहुबली भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसमें 45 उम्मीदवार पर हत्या और हत्या के प्रयास के भी आरोप। तो ऐसा मत समझिए कि ये सिर्फ 144 धारा तोड़ने और कोई राजनीतिक आंदोलन के आरोप है, क्योंकि नेता फिर कहते क्या है कि हम पर जो आरोप है वो ज़्यादातर आरोप 144 धारा का उल्लंघन या सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाना या धरना प्रदर्शन के दौरान जो पुलिस लगाती है धाराएं वही हैं। लेकिन इसमें 45 उम्मीदवारों पर हत्या के प्रयास और हत्या के आरोप हैं। रंगदारी, मारपीट, SC/ST अत्याचार, महिला अत्याचार, बच्चों से यौनाचार के आरोप भी प्रत्याशियों पर हैं। और ये सारे प्रत्याशी शपथ पत्र में ये सब अपने धर्म, अपने पाप कर्म को दर्ज करके चुनाव आयोग को देकर अपने कर्तव्यों की तीसरी कर ली है। अब जनता जनार्दन को है कि ये दागी बागी को आप चुनिए, मस्त रहिए, सेवा करेंगे आपकी। तो ये है। और उसके अलावा चुनाव आयोग की चिंता का जिक्र मैं कर चुका।
2 करोड़ नगद कहीं बरामद हुआ है किसी इलाके में, वो है। उसके बाद छिटपुट बाकी खबरें हैं, और मैं अलग अलग इलाकों में जो कुछ मैं देखूंगा जाऊंगा, चूँकि अब घूमने की मैं भी सोच रहा हूँ, तो मैं आपको जानकारी जहाँ भी जो मुझे दिखेगी वो मैं बताता जाऊंगा। और उसके बाद नौकरियां मैं फिर कहूँगा, ख़त्म करते इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ उससे पहले, कि नीतीश कुमार के पूरे भाषण में 2 ही चीज़ का जोर होता है। एक जोर 15 साल का जंगल राज, पहले क्या नहीं हुआ, कानून व्यवस्था, सड़कें नहीं थी, बिजली की किल्लत थी, वो। और तेजस्वी का पूरा जोर नौकरियां और भविष्य। एक फ़ायदा हो सकता है तेजस्वी को, सरकार किसकी बनेगी पता नहीं, सर्वे के हिसाब से अभी एनडीए को एज दिख रहा है। जो परसों सीएसडीएस का सर्वे आया था उसमें साफ साफ दिख रहा है एनडीए की सरकार बन रही है। वोट परसेंटेज की बात करें तो भी एनडीए के वोट शेयर ज़्यादा है, हालांकि फासला कम है। लेकिन तेजस्वी के साथ एक चीज़ है कि जो लालू यादव के राज या राबड़ी देवी के राज की बात, जंगल राज की बात, जिसका हवाला बीजेपी और एनडीए के नेता देते हैं, वो राज 15 साल पहले 2005 में ख़त्म हो गया। आज का युवा 21 साल से 25 साल का जो युवा है, जो वोट डालेगा इस बार पहली बार, उस वोटर के जहन में उस जंगल राज की छवि नहीं है। तो उस छवि का, जो उसके दिमाग में छवि नहीं है क्योंकि उसने देखा नहीं लालू राज, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा ये। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग खुलकर नहीं बोलते, मन में कुछ है, इंतज़ार कर रहे हैं, और आगे आने वाले पहले फेज के पहले 4-5 दिन, दूसरे फेज के पहले, इस दौरान क्या होता है उसके बाद कुछ तस्वीर साफ होगी। तो फिलहाल यहीं पे ख़त्म करता हूँ वीडियो दोस्तों। मुलाकात होती रहेगी, बात होती रहेगी, कुछ कुछ छोटे छोटे बयान, भाषण के टुकड़े बीच बीच में मैं आपको सुनाऊंगा, कोशिश करूंगा जनता जनमानस में जो बात मेरी होती है वो अलग अलग वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाऊं। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हुए आप सबको नमस्कार है।